श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के आईपीओ की बिडिंग का आज लास्ट डे है। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, प्रोफाइल से लेकर लिस्टिंग तक और इंडस्ट्री ग्रोथ से लेकर जीएमपी तक, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए कि इस आईपीओ में बिडिंग करनी चाहिए या नहीं। तो चलो, मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। बाकी डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सब एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं कंपनी की प्रोफाइल से। ये कंपनी 18 से 22 कैरेट गोल्ड का मंगलसूत्र डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है, पर सिर्फ B2B मॉडल पे। डिजाइन में अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक जिरकोनिया, पर्ल्स और सेमी प्रीसियस स्टोन का भी यूज करती है। मतलब कंपनी के पास हर तरह का बजट और टेस्ट के हिसाब से मंगलसूत्र अवेलेबल हैं। आज की डेट में कंपनी की प्रेजेंस 24 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में है और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है। बट एक बात बताओ, ये सब बोलने वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि इनके रेवेन्यू का लगभग 50% हिस्सा तो महाराष्ट्र से ही आता है। चलो, इसके पीछे का रीजन भी बताती हूँ। इनके मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो सच में ही महाराष्ट्र में डिमांड ज़्यादा है, दूसरा आपको पता ही है कि इनका B2B मॉडल पे बिजनेस है, तो इनके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र में ही है। तो जो इनकी बिलिंग होती है वो महाराष्ट्र से ही होती है, सामान चाहे पूरे देश में जाए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका महाराष्ट्र से ही इतना ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्यों है। अब इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखो, मालाबार गोल्ड, तनिष्क, जोया लुकास, रिलायंस रिटेलर्स, इन जैसे 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, 1089 होलसेलर, 81 रिटेलर्स हैं कंपनी के पास। ये तो हो गई कंपनी की प्रोफाइल। अब देख लेते हैं क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। जी हाँ, इनके मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप इसे ऐसे समझो, पहला, जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज प्लेयर से ही ज्वेलरी लेना पसंद करेंगे। दूसरा, इस कंपनी का ऑर्गेनाइज मार्केट में सिर्फ 6% मार्केट शेयर है, मतलब बहुत स्कोप है। देखो भाई, मैं ये तो मानती हूँ कि ज्वेलरी की डिमांड तो बढ़ेगी, बट ये कंपनी तो सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है, ये अपना काम कैसे बढ़ेगी। तो इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि आज भी जो लोग इंडिया के बाहर चले गए हैं, प्रॉपर वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, वो भी अगर शादी करते हैं तो मंगलसूत्र जरूर पहनाते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि जो लोग देखते हैं वही फॉलो करते हैं। आज भी इंडियन मूवीज में जब शादी होती है तो लोग मंगलसूत्र जरूर पहनाते हैं। इससे मुझे ये समझ में आता है कि आज का यूथ कितना भी वेस्टर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन शादी में मंगलसूत्र तो जरूर पहनाएगा और इससे डिमांड भी बनी रहेगी। और ये चीज़ आप इसकी रेवेन्यू ग्रोथ में भी देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 17% था, 24 में 16% और फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 30% की रेवेन्यू ग्रोथ है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो जितनी भी कंपनी इस सेक्टर में B2B मॉडल पे काम कर रही है, सबका 2-3 साल पहले 4% था, फिर 5 हुआ और अब 6% है। कहीं ऐसा तो नहीं गोल्ड का प्राइस बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ हो, और जब गोल्ड का प्राइस घट जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट जाए। तो इस पर इनके मैनेजमेंट का कहना है कि हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमने 40 से 50% की हेजिंग भी कर रखी है। इन सब चीज़ों के बाद एक रिस्क और है, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में क्यों है, पॉजिटिव में कब आएगा। इस पे इनके मैनेजमेंट का कहना है कि पहला, हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोल्ड बाय करना पड़ता है। दूसरा, जब हम सेल करते हैं तो कई बार क्रेडिट पे देना पड़ जाता है। तीसरा, हमें इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कैश फ्लो आगे भी नेगेटिव में ही रहे। देखो भाई, हमने कंपनी की प्रोफाइल भी देख ली, इंडस्ट्री ग्रोथ भी देख ली और थोड़ा सा फाइनेंशियल भी समझ लिया। अब करते हैं पीयर कंपैरिजन और कैलकुलेट करते हैं कि इसका शेयर प्राइस कितने पे जा सकता है, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो भाई, इसके लिए मैंने DRHP देखा, जिसमें इसकी 3 पीयर कंपनियों का मेंशन है। 2 B2B मॉडल पे काम करती है, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% के आसपास है। एक B2B प्लस B2C दोनों पे काम करती है, इसी वजह से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग डबल है। अब बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की, तो मुझे सबसे अच्छी लगी स्काई गोल्डन डायमंड की, 47%, 51%, कभी 103%। भाई, ये तो कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी लग गई। फिर मुझे याद आया, अरे ये तो और भी ज्वेलरी बनाती होगी, और हमारा जो आईपीओ आया है श्रृंगार हाउस का, वो तो सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है। इस हिसाब से इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी बुरी नहीं है। तो भाई, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 28 से 30 के पी पे लिस्ट हो सकता है। अगर 28 के हिसाब से देखें तो 177 रुपये का शेयर प्राइस, मतलब 7% का लिस्टिंग गेन, और अगर 30 के हिसाब से देखें तो 190 रुपये का शेयर प्राइस, मतलब 15% का लिस्टिंग गेन, और इसका जीएमपी भी बढ़ते हुए 18% पे पहुंच गया है। तो मुझे तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद लग रही है।
जाते जाते आईपीओ की डिटेल्स भी देख लो। यह आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हो गया था, आज 12 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 155 से 165 रुपए, टोटल इशू साइज 400 करोड़, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,850 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। वैसे इस आईपीओ का फंड वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होने वाला है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखें।